गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फटाफट से आइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आपके लिए ये लेक्चर, ये वीडियो, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के चार तरीके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, कि जब किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या जब जब किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या जब किसी वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डॉट तरीका, मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसमें दो वेक्टर को हम डॉट करते हैं, इसमें दो वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है हमारे पूरे फिजिक्स में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा हर एक लेक्चर बहुत ही बेसिक होता है और खासकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, चीज़ों को अडॉप्ट करने में, चीज़ों को गेन करने में टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी टफ चीज़ें हैं। 10th से 11th में काफ़ी बड़ा जंप भी है, गैप भी है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा इन सारे टॉपिक्स को। तो आप इसको धीरे 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 मेरे साथ सीखते चलेंगे, तो निश्चित तौर पे और डेफिनेटली आप क्लास 11th आपको बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और क्लास 11th का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 11th पूरे कंपटीशन में क्लास 11th की कम से कम 60 से 65% तक का वेटेज रहता है। अगर आपको क्लास 11th आ गया तो मेरी बात मानिए, आपके बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 12th के जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चे, ओके। देखो, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास कई तरीके, मतलब हम जब अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं जरा देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन वेक्टर, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है, डिवीजन भी होगा। तो आप यहाँ पे डिवीजन भी डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ऑब्लिक करके डाल दीजिए डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए वो रियल नंबर है k, और डिवाइड, या हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या उसको डिवाइड कर दें, तो क्या होगा देखिए। समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अलग बनाते हैं और डिवीजन का अलग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, जब किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम देख लेंगे डिवीजन। ठीक है बच्चे, चलिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, लेट इट बी आपके पास एक वेक्टर है ए। जब आप इस वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, रियल नंबर मतलब समझते हैं ना, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो जब किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आपको कोई दूसरा वेक्टर मिलेगा। मान लीजिए आपको वेक्टर मिल गया बी, अब वो वेक्टर ए नहीं रहेगा, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, वेक्टर बी बन जाएगा। तो पहली पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा वेक्टर चेंज हो जाएगा और हमें दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर बी। ठीक है, चलिए। अब जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान रखनी है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। चेंज, देखिए जाहिर सी बात है, वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड ए था तो अब इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा जब हमने इसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। दूसरा,
इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन इज अनअफेक्टेड, इसकी डायरेक्शन अनअफेक्टेड होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, आपसे मैंने कहा एक वेक्टर है हमारे पास ए, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। जब इस वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम इस वेक्टर का डबल कर रहे हैं, मतलब इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसकी एरो की लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेकिन हेड सेम डायरेक्शन में रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब इस वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हम इसको अब डबल कर देंगे और सेम डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये वेक्टर 2a है। ये वेक्टर क्या है? 2a है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए, तो आपको यही मैंने बताया कि एक वेक्टर ए है, जब इसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो चेंज हो गया। पहले इतना छोटा सा मैग्नीट्यूड था, अब बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कभी बराबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अब आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, उन्हें इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और अगर डायरेक्शन सेम हो, तभी इन्हें हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं रह गए, अब ये दोनों वेक्टर्स अलग हो चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट मान लीजिए इस वाले वेक्टर को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले वेक्टर को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसी के बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैंने इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको एक वेक्टर बन गया बी, आपको कोई वेक्टर मिल गया बी। अभी जो वेक्टर बी मिलेगा ना, अभी जो वेक्टर बी मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी है? -2a वेक्टर है। तो इस वेक्टर को जरा -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? वेक्टर बी मिलेगा। और यहाँ भी आपको क्या मिला था? वेक्टर बी मिला था। लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शनल वाइज अपोजिट होंगे। जैसे कि देखिए, आपने +2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया। अब आप जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर बी नहीं मिलेगा, कोई वेक्टर दूसरा मिल सकता है, वेक्टर सी हो जाएगा। आपको पता है किसी वेक्टर को चेंज करने के 3 तरीके हैं। हम किसी वेक्टर को 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या तो उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो, तो उस वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर था, 2 से हमने +2 से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर बना दिया, इसको हमने बोला वेक्टर बी। अगर अब इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वेक्टर बी नहीं मिलेगा, अब हमें कोई दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर सी मिल जाएगा। तो वेक्टर सी और वेक्टर बी कभी बराबर नहीं होंगे। ये वेक्टर सी अलग है, ये वेक्टर बी अलग है। ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज बिल्कुल अपोजिट होंगे। ठीक है ना? इसी तरह से मान लीजिए इसी वेक्टर को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या होगा? हमें एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन एरो की इधर हो जाएगी, ये हो गया -2a वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? वेक्टर बी के बराबर होगा। और ये वेक्टर किसके बराबर होगा? वेक्टर सी के बराबर होगा। देखो ये तीनों वेक्टर आपस में डिफरेंट है, अलग अलग है। एक तो सबके मैग्नीट्यूड्स देखा जाए, इन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग बट डायरेक्शन सेम, तब भी ये कैसे हैं? अनइक्वल वेक्टर्स हैं। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तब भी ये कैसे हैं? अनइक्वल वेक्टर्स हैं। इसका और ये देखो, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और इन दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। तो मतलब ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं? अनइक्वल वेक्टर्स हैं, ये आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होंगे। तो एक बात आपने यहाँ पे सीखी, जब किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मतलब किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आपको समझ में आ गई बात। दो बात ध्यान देने वाली है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर चेंज, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज अनअफेक्टेड, इसकी डायरेक्शन अनअफेक्ट होगी। मतलब अगर इसको हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर जो हमें दूसरा वेक्टर मिलेगा ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको दूसरा वेक्टर मिल गया वेक्टर सी। अब इस वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी, इस वेक्टर बी की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट होगी, एकदम अपोजिट होगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया वेक्टर ए है, आपसे कहा गया बताइए ये क्या होगा? ये माइनस वेक्टर ए होगा। जब किसी वेक्टर को हम रिवर्स कर देते हैं, 180 डिग्री में घुमा देते हैं, तो अब वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसी वेक्टर को अगर हमें आधा करना है, इसी माइनस वेक्टर को अगर मैं पूछूं बताइए ये कितना होगा, तो आप बताएंगे सर माइनस वेक्टर a/2 हो जाएगा। अगर इसका मैं बोलूं बताइए ये कितना होगा, तो आप बताएंगे सर प्लस वेक्टर a/2 हो जाएगा।
ठीक है, वेक्टर को आप आधा करते चल रहे हो, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन देखो, इन दोनों डायरेक्शन सेम है और इन दोनों में से इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो आधा हो गया है। समझ में आ रही है बात? तो ये किसी रियल नंबर को हम किसी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करिए, चाहे नेगेटिवली मल्टीप्लाई करिए, जब पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और अगर आपने नेगेटिवली मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो वेक्टर सी और वेक्टर बी है, वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर सी वेक्टर बी आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। बट वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं होगी। और ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर कभी बराबर नहीं होंगे। ये वेक्टर कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी अलग है और इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अलग है। ठीक है जी? तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्लियर हो चुकी है बातें। अच्छा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर बहुत ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर बी की डायरेक्शन के बराबर होगा। ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन, भाई ए क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर और ए वेक्टर बी की डायरेक्शन आपस में बराबर होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रियल नंबर माइनस भी हो सकता है। प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के प्लस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से माइनस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। चलिए, यहां तो बात होगी मल्टीप्लिकेशन की, नोट करिए। अब बात करते हैं जो केस मल्टीप्लिकेशन में, वही केस डिवीजन में भी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, हमने इस वेक्टर को किसी रियल नंबर से डिवाइड कर दिया और पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड किया है। पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर दिया, मान लीजिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और ये कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो अब जो हमें वेक्टर मिलेगा वो एंटायरली डिफरेंट वेक्टर होगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे? देखिए, वेक्टर ए तो ये है, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस वेक्टर ए को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपने आधा कर दिया। जब 2 से डिवाइड करेंगे मतलब इस वेक्टर ए को क्या कर रहे हैं आप? भाई वेक्टर ए को जब 2 से डिवाइड करेंगे मतलब इसके मैग्नीट्यूड को आप आधा कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड आधा करेंगे मतलब लिए हमने मैग्नीट्यूड आधा कर दिया। अब हमें कौन सा वेक्टर मिल गया? वेक्टर बी मिल गया। देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन देखो चेंज नहीं है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और अगर तुमने नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? देखो, मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर नंबर है, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अब तुम्हारा एंटायरली वेक्टर सी चेंज हो गया, कोई दूसरा वेक्टर मिल गया सी। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी बिल्कुल अलग अलग है वेक्टर है। तो अब ये जो वेक्टर सी उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर ए आपके सामने ये बना था, अब आपने इसके मैग्नीट्यूड को आधा तो कर दिया, हमने इसके मैग्नीट्यूड को आधा तो कर दिया, ये आधा कर दिया, लेकिन अब क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है ए, और ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है सी। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो चीजों को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, आपको होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो ये पहला हमारा था कि जब किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है। आप इन दोनों में बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। बट इन दोनों में देखिए तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बट इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस वेक्टर बी और इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसका इस डायरेक्शन है, इसका इस डायरेक्शन है। तो ये सारे वेक्टर आपस में अनइक्वल होंगे, मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। बताइए, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अब यहीं पे ही आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर पूछ ली जाए तो क्या आप बता देंगे? एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कभी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला आता है कि जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए।
तो होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेहतर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूंगा, चीजें आपको और बेहतर क्लियर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एक वेक्टर लेते हैं जो कंपोनेंट के फॉर्म में है। जो किस फॉर्म में है? कंपोनेंट के फॉर्म में है। और यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, की पॉइंट एक और मिलने वाला है। बस बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मैंने कहा कि फाइंड फाइंड करिए 2a वेक्टर, 2a वेक्टर फाइंड करिए। अब ये जो 2a वेक्टर है ना, ये एंटायरली डिफरेंट हो गया, इसको हमने बोल दिया वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। वेक्टर बी कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर 2, भाई ये 2 एक रियल नंबर और वेक्टर ए आपके पास दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। देखिए अब वेक्टर बी आपका ये बन गया। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या सेम है? नो नेवर। वेक्टर ए आपके पास ये लिखा है, वेक्टर बी आपके पास ये लिखा है। वेक्टर ए वेक्टर बी इज एंटायरली डिफरेंट। दोनों क्या होंगे? एंटायरली डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। देखो इसमें आई कैप भी पॉजिटिव है, इसमें आई कैप भी पॉजिटिव है, इसमें जे कैप भी पॉजिटिव में है, जे कैप पॉजिटिव में है, इसमें के कैप माइनस में है, के कैप माइनस में है। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग होगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। भाई ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, बट ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। और ये कह सकते हैं वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से क्वेश्चन आप ढेर सारा कर सकते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एक और पूछा जाता है कि आपने अभी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया एक स्केलर के साथ, मतलब एक रियल नंबर के साथ। तो क्या रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड? देखिए अ वेक्टर वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर और एक वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय अ रियल नंबर। एक वेक्टर को रियल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या रियल नंबर को हम वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। इज रियल नंबर इज डिवाइडेड बाय वेक्टर? इसका वाइसी वर्सा तो ट्रू है। अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय अ रियल नंबर। एक वेक्टर को रियल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है ना, इसको हम रियल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, के से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है, ये तो हमने अभी अभी करके देख लिया, पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी रियल नंबर को हम किसी वेक्टर से डिवाइड कर दें? ऐसा हो सकता है? नो नेवर, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये बोल सकते हैं इम्पॉसिबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा है कि कोई एक रियल नंबर है मान लीजिए 3 और कोई वेक्टर ही लिखा है मान लीजिए 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कभी नहीं करेंगे। तो आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो नोट करके एक बात लिख लीजिए, वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलिए क्लियर है? तो आज से एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। वेक्टर हमेशा किस में आएगा? न्यूमेरेटर में आएगा। वेक्टर ऑलवेज कम इन न्यूमेरेटर, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ये पॉसिबल कभी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से नोट करिए। ठीक है जी, चलिए। तो एक बात समझ में आ गई कि रियल नंबर को हम कभी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। रियल नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। क्लियर? बट वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय अ रियल नंबर और वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर। ठीक है जी, चलिए। अब ये तो बात हो गई कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अब हम देखते हैं दूसरा कि जब किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सेकेंड, अब बात आती है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना, बात तो वही है यार, कुछ अलग तो है नहीं। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो बात तो भाई ये जो अभी मैंने बताया था वो उसी की तरह ही है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। व्हेन वेक्टर
इज मल्टीप्लाई बाय, when vector is multiplied by, vector is multiply or divided by स्केलर। जब किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से या डिवाइड करते हैं स्केलर से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a और कोई स्केलर है, स्केलर आप कुछ भी मान लीजिए। इसके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको देखना चाहें, आप इसको कैसे देखेंगे, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़ा है। तो जब एक स्केलर क्वांटिटी को, ये क्या है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जब आप एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या सेम सेम है? नो, ये अलग, इसका अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज इज एंटायरली डिफरेंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है। तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते। F इज नॉट इक्वल टू ए, F और ए आपस में बराबर नहीं होते। इसलिए इसका मतलब ये जो फोर्स है और ये जो एक्सीलरेशन है वेक्टर फॉर्म में कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब फोर्स वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, आपस में बराबर नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने पहला एग्जांपल देख लिया कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिल जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक दूसरा एग्जांपल समझिए। ये तो पहला एग्जांपल हो गया, एक दूसरा एग्जांपल समझिए। आपने दूसरा एग्जांपल पढ़ा होगा कि हम किसी वेक्टर को या हम किसी स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करते हैं, है ना? वेक्टर इज डिवाइडेड बाय अ स्केलर। अब देखो किसी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया स्केलर से, अब हमें वेक्टर को क्या करना है, डिवाइड करना है किसी स्केलर से। अब वेक्टर को हम किसी स्केलर से डिवाइड करें, इसका कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स को आप आईसीडी नोट करिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये एग्जांपल तुम्हारा बन गया, फिजिक्स का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, बट किसी वेक्टर को हमने किसी स्केलर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखिए इसके एग्जाम्पल ढेर सारे यहाँ पे आपको आ गए। तो इस तरह से आपको काफी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। होप सो कि यहाँ पे चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। जैसे कि एक बहुत ही नॉर्मल सा एक आपका एग्जाम्पल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपने एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड कर दिया तो आपको एक वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड कर दो तो आपको वेक्टर ही मिलता है। और ऐसा हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। ये हमारे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये भी कई तरह का होता है, हम जब इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। अब आप देखिए जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, भाई किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बराबर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों अलग अलग है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों की डायरेक्शन भले ही बराबर होगी। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जब किसी वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमारे फिजिक्स में बहुत ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक्स रिलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे एक्स रिलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोली है कि नहीं? अब एक वेक्टर को आपने स्केलर से क्या कर दिया, डिवाइड करके आपको मिल गया वेक्टर। तो ढेर सारे फॉर्मूले, हम इसको कई तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट आपको चीज में और बता दूं कि एक वेक्टर कभी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। नोट माय पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट करके याद रखिएगा। अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर, एक वेक्टर को कभी दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। लिख लीजिए। थर्ड, अ वेक्टर कैन नॉट डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड कभी नहीं कर सकते। जैसे आपसे कहा गया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, और सपोज ये दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, ये दिया गया है मान लीजिए 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपसे कहा जा रहा है फाइंड करिए, फाइंड करिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हो ही नहीं सकता यार। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। आप लिख लीजिएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड, इम्पॉसिबल। क्या लिखिएगा, इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, इम्पॉसिबल लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी है वो लिख दीजिए। बट इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हम दोनों के मैग्नीट्यूड को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों के वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब हम अगर मैग्नीट्यूड को डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या चीज डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्शन डिवाइड नहीं कर सकते। हम ए की डायरेक्शन को बी की डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब द डायरेक्शन ऑफ ए कैप एंड डायरेक्शन ऑफ बी कैप, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, इस वजह से हम वेक्टर को, दोनों वेक्टर्स के रेशियो को या दोनों वेक्टर्स के डिवीजन को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी से डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो वेक्टर बी को वेक्टर ए से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे कहा जाता है, जो फॉर्मूला आपका होता है F इज इक्वल टू ma, इस फॉर्म में होता है। हम इस फॉर्मूले को कभी इस तरह से नहीं लिखते कि फोर्स ए अपॉन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एम। नो, कभी इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। खासकर मैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल भी बच्चों को एडवाइस नहीं करता कि आप किसी न्यूटन का जो आपका ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, सेकंड इक्वेशन है, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो। नो, गलत तरीका है ये रिप्रेजेंट करने का। सही तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, F इज इक्वल टू एम ए। और सही मानों में बताएं तो यहाँ पे लिख दीजिए सेंटर ऑफ मास ACOM। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो किसका एक्सेलरेशन होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास का हमारा अलग से ही एक यूनिट है पूरी, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग बिल्कुल बाद में करेंगे। लेकिन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो फिर आप इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन m इज इक्वल टू a। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सोचें कि हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे रिप्रेजेंट कर दें 1 अपॉन m इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन वेक्टर f। गलत तरीका, ये भी गलत तरीका है। ना तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, ना तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। दोनों तरीका बेहतर है। मतलब ये दोनों तरीका ठीक है रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे तीन तरीके कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम आपको बताने वाले हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जब किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना भाई। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। चलिए अब हम वो देखेंगे कि एक वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर। ठीक है, बने रहिए। कैसे हम कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन का दो तरीका होता है मेरे बच्चे। इनके मल्टीप्लिकेशन का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है जब हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर बी को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो हम इनके बीच में लगा देते हैं डॉट। क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इन्हें कैसे पढ़ते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ए डॉट बी को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। आपके पास एक वेक्टर ए है, एक कोई दूसरा वेक्टर है बी, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से मिनिमम एंगल पर झुके हुए हैं, मान लीजिए थीटा। लिख लीजिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड बाय a small angle थीटा, देन तब अगर जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है ना, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, और इन दोनों वेक्टर के बीच की मिनिमम एंगल कौन सा है? यही तो बोलेंगे मिनिमम एंगल। हालांकि एंगल तो ये भी होगा ना, एंगल तो ये भी होगा, लेकिन हम इस एंगल को नहीं लेंगे। हम कौन सा एंगल लेंगे? मिनिमम एंगल। इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा उस एंगल को लेंगे। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तब वेक्टर ए को जब वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और कौन सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं? डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, और ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी कॉस थीटा। तो देखिए, दो वेक्टर को जब हम डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा मिलेगा। ए बी कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो थीटा आपको समझ में आ गया। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल है। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई ये बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा, जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ये मिलेगा एन कैप। अब यहां पे क्योंकि हमें एक डायरेक्शनल वेक्टर भी मिल रहा है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है। इन दोनों का जो रिजल्ट होता है एक वेक्टर होता है, क्योंकि एन कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर तो बनेगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस करने के बाद कैसे पढ़ेंगे? ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। और यहां पे ये एन कैप क्या बताता है? यहां पे एन कैप बताता है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बताता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। लिख लीजिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। एन क्या बताता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। और इनके बीच थीटा क्या है? इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, बहुत ही इलॉबरेट करके, बहुत ही डिटेल में हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर पूरा इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। देन उसके बाद हम लोग आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट। अब हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पे रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं करने के, ठीक है। तो बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो ठीक है बेटा, आ जाते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट या उसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमें ये मिलता है बस।
और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो ए क्या है, मैग्नीट्यूड, बी क्या है, मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी मैग्नीट्यूड वाली होगी ना, तो मैग्नीट्यूड को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट मिलता है। अब इस कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये कहता है कि जब मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, मतलब इस तरह से सेम डायरेक्शन में हो कि इनके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा, देन व्हाट विल बी देयर डॉट प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, भले इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, अलग हो, डजंट मैटर, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, याद रखिएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मिल जाएगा ए बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, याद रखिएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। पूछा जाएगा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलती है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है। केस नंबर 1 यही कहता है। मेरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए केस नंबर 2 देखिए। और ए डॉट बी, आप ए बी से आप एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो कि ए डॉट बी 0 से बड़ा, भाई ए बी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना। तो इस केस में क्या होता है ना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब 0 समझ में आता है ना, इसका मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूं। मतलब आप इसको ऐसे मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ये लिखना गलत है। ए बी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो पूछा जाता है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और आपके पास एक वेक्टर है बी जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, 180 डिग्री है। थीटा कितना, 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। कितना मिल जाएगा, माइनस ए बी। देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। क्या, कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। बोलो है कि नहीं, आपसे पूछा जाता है कि दो प्रोडक्ट के दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। अब ये जो माइनस ए बी आप दिखाई दे रहा है, ये 0 से छोटा है ना, माइनस ए बी क्या है, 0 से छोटा है ना। तो आप याद रखिएगा जो माइनस ए बी होगा ना मेरे बच्चे, वो 0 से क्या होगा, छोटा, ठीक है, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा ना ए बी, वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ केस समझ लीजिए कि पहला केस है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तब इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तीसरा केस देखिए, केस नंबर 3। केस नंबर 3, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और हमारे पास एक वेक्टर है बी, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, निकालिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पूछा जाता है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन
वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेयर क्या होगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा या वेक्टर बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसकी मिलती है मैक्सिमम, इसकी मिलती है मिनिमम, इसकी मिलती है जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से नोट करिएगा। तो आपको समझ में आ गया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके सामने है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और ये पूरी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, पूरा मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। ठीक है, और चलिए इस आपने केसेस निकाल दिए, केस नंबर 1, केस 2, केस 3, और केस नंबर 4 क्या होगा जब थीटा, केस नंबर 4 आप यहां देखना चाहे तो यहां देख लीजिए। केस नंबर 4 क्या होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर ना हो, 180 डिग्री के बराबर ना हो और 90 डिग्री के बराबर ना हो। जब थीटा की वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो, ना तो 180 डिग्री हो, ना तो 90 डिग्री हो, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, कोई भी रैंडम एंगल हो सकता है, तब ए डॉट बी आप कैसे निकालेंगे, जो आपके पास फॉर्मूला है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री रख देना, थीटा बराबर 45 डिग्री होगा 45 डिग्री रख देना, थीटा बराबर 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री रख देना। ठीक है ना, तब हम नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब अगर इन तीनों में से थीटा नहीं है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना, ये वाला। बाकी तीनों केसेस को आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काफी कुछ इसमें बाकी है। तो बने रहिए, अभी हम आगे चीजें और आपको क्लियर करके बताएंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आज तो न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आज सिर्फ थ्योरी पार्ट बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बने रहिए। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लिखते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके फिजिक्स में भी बहुत यूज है, इसके फिजिक्स में भी बहुत ऐसे फॉर्मूले हैं जो डॉट प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से फिजिक्स में ऐसे फॉर्मूले हैं जो डॉट प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले है वर्क डन। वर्क डन जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। देखिए है कि नहीं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी। देखो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को। तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख देना वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहला एग्जांपल मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल दिया था, सेकंड एग्जांपल देखिए, बहुत ढेर सारे एग्जांपल है। जैसे कि आप अभी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे आप, पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो देखो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। ये पी क्या है, पावर, एफ क्या है, फोर्स, वी है वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आपको, ये भी आपको किसको फॉलो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। तो बहुत ढेर सारे फॉर्मूले फिजिक्स में है जो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, पावर is the dot product of force and velocity, force and velocity। अब ये फोर्स और वेलोसिटी ये कहां से आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, हालांकि बहुत ढेर सारे हैं, आप पढ़ेंगे क्लास 12th में करंट डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई। देखो ये भी क्या है, ये भी किसको सपोर्ट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी जे एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है मेरे बच्चे, तो बहुत ढेर सारे हैं बच्चे मेरे, बहुत ढेर सारे हैं। तो आप उसको बस
जितना पढ़ोगे पढ़ते चले जाओ इसको, है तो बहुत ढेर सारे, है ना? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बात समझ में आई, इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत ढेर सारे आपको मिलेंगे आगे। तो ये हमारा कुछ ऐसे फिज़िक्स में फ़ॉर्मूले हैं जो डॉट प्रोडक्ट को भी सपोर्ट करता है, जैसे आपके सामने आ गया है। वर्क डन देखिए एफ डॉट एस, पावर है एफ डॉट वी, जे डॉट ए बराबर आई, तो ये सारे फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, फिज़िक्स में तो हम काफ़ी फ़ॉर्मूले हैं जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या है? सर हम इस डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ कहाँ करते हैं? इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए। याद रखिएगा, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है? देखिए, अभी काफ़ी कुछ मैं इसमें बताऊँगा। अभी गोल्डन पॉइंट्स मैं इसमें लिखवाऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहां करते हैं मेरे बच्चे? इसका यूज है इसका टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा दिया गया मेरे पास एक वेक्टर है ए, मान लीजिए कुछ भी है एक्स वाई जेड, मुझे पता नहीं है, पहले मैं इसको आता हूं, फॉर्मूले पे आता हूं। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हम कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये है यूज, ये है यूज। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं बार बार बोला मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। अभी थ्योरी समझ लो बस, ठीक है जी? बात समझ में आ रही है? अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझो। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो आपके सामने निकल गया, ए डॉट बी बराबर अपॉन ए बी होता है। अब मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, तुम्हारे पास मान लो एक वेक्टर है ए और तुम्हारे पास एक वेक्टर है बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? बताइए, आप बताओगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा? आप बताओगे सर बहुत आसान है, बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, इतना तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो सामने फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं एक काम करूं, बी कॉस थीटा को रोक दूं, बाकी सबको डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। मुझे पता क्या है? मुझे पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इसको रोक लूं, बाकी सबको डिवाइड कर दूं, तो मुझको मिलेगा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मेरे बच्चे इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जैसे समझिए, आपके पास दो वेक्टर दे दिया गया, आपको वेक्टर ए दे दिया गया और आपको वेक्टर बी दे दिया गया। आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना, बहुत ध्यान से सुनो मैं बता रहा हूं, जब बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना, ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना, तो मैग्नीट्यूड ए को डिवाइड करना। जब ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना, तो मैग्नीट्यूड बी से डिवाइड करना। बहुत आसान हो गया। आपसे इसमें दो चीज पूछेगा, आपसे इसमें दो चीज पूछेगा मेरे बच्चे। क्या पूछेगा? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मैंने बताया है, आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किस पे? ऑन बी, बी पे निकालना है, बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो बस क्या करते हैं भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पे इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू, पहले तो लगाओ ए डॉट बी, क्या लगा दो? ए डॉट बी। अब किसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछ रहा है? बी के ऊपर, तो बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, बहुत आसान है। अब आपसे मान लो यहां पे अगर पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू, किसके ऊपर पूछ रहा है? ए के ऊपर, तो ए से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज हैं, जो डॉट प्रोडक्ट के यूज कहलाते हैं, कि वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन पूछता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन पूछ लेता है, या दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर पूछ लेगा, तो हम ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे बहुत तेजी से। होप सो कि आपको यहां तक बात तो समझ में आ रही होगी।
क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं बहुत ही बेहतर तरीके से? बहुत बढ़िया। अब इसको करिए आप लोग रफ, इसको फटाफट से कॉपी करिए और फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और हम इसको यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और साथ ही साथ किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन या एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। जब जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसी का एंगल ले लेना। जिसका प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन निकाला है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ना, तो यहाँ पे क्या ले लेना? ए कॉस थीटा ले लेना। यहाँ पे किसका निकालना है प्रोजेक्शन? बी का, तो यहाँ पे ले लेना बी कॉस थीटा। बोलो है कि नहीं? आसान है। दोनों चीज अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपने कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं और इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझते हैं। ए डॉट बी पे बने रहिए। कॉम्पिटिटिव, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं। और आपको कॉम्पिटिटिव पता है, जैसे 1+2 और 2+1 सेम है, इसी तरह से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव होता है। चाहे आप ए डॉट बी बोलिए, चाहे आप बी डॉट ए बोलिए, बात एक ही है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप इसको क्या बोलते हैं? ए बी कॉस ऑफ थीटा बोलते हो कि नहीं? अब हम इन मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैग्नीट्यूड या दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव। भाई दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होता है, 2 × 3 और 3 × 2, बात तो सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बी ए कर सकते हैं, बी ए कॉस थीटा कर सकते हैं। और फिर इसे हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी तो कर सकते हैं। तो देखो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट ए, बात सेम है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है। हम इसको चाहे ए डॉट बी बोलें, चाहे बी डॉट ए बोलें, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे ए वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, हम क्या कर सकते हैं? इस वेक्टर ए को पहले अंदर वेक्टर बी के साथ डॉट करेंगे, फिर वेक्टर ए को अंदर वेक्टर सी के साथ डॉट करके ऐड कर देंगे, बिल्कुल सेम होगा। तो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एसो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटिटिव और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए। अब एक वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, जैसे एक वेक्टर है आपके पास, मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर का अपने, तो भाई वेक्टर ए है, खुद का वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन है ना, एक वेक्टर है, इसकी कॉपी पेस्ट कर दो। जब एक वेक्टर की कॉपी पेस्ट करोगे तो जो दूसरा वेक्टर होगा तो वो भी तो सेम वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दोनों के सेम डायरेक्शन मतलब थीटा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब एक वेक्टर जब अपने ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो वो हो जाता है ए स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। चौथा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट एसोसिएटिव। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव पता है ना आपको क्या होता है? हाँ, मैंने बताया था एसोसिएटिव। तो देखो, ए डॉट बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। पहले तुम बी डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो उसके साथ करोगे तो डॉट आएगा नहीं भाई, क्योंकि बी डॉट सी का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर को हम वेक्टर के साथ डॉट थोड़ी करते हैं, स्केलर को हम वेक्टर के साथ डॉट नहीं करते। डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? दो वेक्टर्स का डॉट होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इससे आपको एक स्केलर मिलेगा, और स्केलर कभी वेक्टर ए के साथ डॉट में नहीं आता। अब मान लीजिए आपने ए डॉट बी किया, ए डॉट बी करके आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिल गई, फिर आप स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर सी के साथ डॉट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, जरा परेशान मत होइए, मैं आपको समझाता हूं इसको। मैं आपको ये वाला समझाता हूं, एसोसिएटिव वाला समझा देता हूं, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा, आप वो तो आप इजी कर लोगे। देखो मैं इसको यहां पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए मैं वेक्टर को किस में ले रहा हूं, मैं वेक्टर को लेट सपोज भी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को ले रहा हूं। ठीक है ना? मेरे पास एक वेक्टर, मैं इसको बीच में कर देता हूं, साइड में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको बीच में कर देता हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसे। अब इसको सभी को रफ करता हूं। मैं फोर्थ वाला पॉइंट आपको समझाता हूं। थर्ड वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। पहली बात तो डॉट तो होएगा नहीं। आपने मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ये, है ना। मैं इसी को बताऊंगा, मैं इसी को समझाऊंगा, परेशान मत होइए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन केस ऑफ यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, या आप इसको ये भी कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। यहां पे क्या बोल दीजिएगा आप, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। और ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या होती है मेरे बच्चे, आई कैप जे कैप के कैप। और आई कैप जे कैप क्या बताते हैं, ये बताते हैं डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, आई कैप का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जे कैप का मल्टीपल मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और के कैप का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, अब समझिए मेरी बात को। अब हम आ जाते हैं अपने डॉट पे। किस पे आते हैं, डॉट प्रोडक्ट पे। आई कैप के साथ अगर डॉट करेंगे तो आई कैप का मल्टीपल 1, फिर आई कैप का मल्टीपल 1 कॉस आई कैप मतलब दोनों एक्स की बात कर रहा है, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और कॉस 1 कितना, कॉस 0 कितना होता है 1, दैट इज 1। आज से आप याद रखिएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1 होगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आई का आई के साथ, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ जब डॉट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए, जे कैप डॉट जे कैप, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इस आई कैप का मल्टीपल कितना होता है 1, क्योंकि आई कैप क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका कितना मैग्नीट्यूड है 1, मल्टीप्लाई बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इनके बीच का एंगल कितना होगा, जे कैप मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 1, और कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब हो गया 1। तो आज से आप याद कर लीजिए, जे डॉट जे को भी क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1, और सिमिलरली के डॉट के कितना होगा, 1 होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या याद रखा आपने, क्या याद रखा आपने, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट 1 होगा, जे का जे कैप के साथ डॉट 1 होगा, के कैप के साथ डॉट 1 होगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए मैं आई कैप को जे कैप के साथ डॉट करूं तो आई कैप का मल्टीपल 1, जे कैप का मल्टीपल, मतलब सॉरी, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप होता है वाई एक्सिस, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 90, और cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब जब 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। इसका मतलब जब हम i को j के साथ डॉट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। अब आपको समझ में आ गया कि एक ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट ऑर्थोगोनल डायरेक्शन वेक्टर के साथ जब डॉट करेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, j को अगर आप k के साथ डॉट करोगे तो भी 0 मिलेगा, जब आप i कैप को j के कैप के साथ डॉट करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो इन सब केस में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है। और आपको एक बात तो पता है ना, चाहे आप j डॉट के बोलो चाहे k डॉट j बोलो तो बात तो 0 होती है। चाहे आप बोल दो k कैप डॉट j कैप तो भी 0 मिलेगा, चाहे आप बोल दो j कैप डॉट आई कैप तो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है a डॉट b और b डॉट a दोनों आपस में सेम होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव होता है। बेटा चाहे आई डॉट के बोलो चाहे के डॉट आई कैप बोल दो, वो भी कितना होगा 0। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। बोलिए, क्लियर है, इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इस, अगर अपने साथ ही इसका डॉट हो रहा है तो 1 होगा, दूसरे के साथ होगा तो 0 कर देगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट। इसको कॉपी कर लिया, चलिए इसको मैं बार बार यूज करूंगा, आगे की न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा, बने रहिए बस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, एसोसिएटिव वाला जो एग्जाम्पल था, वेक्टर ए आपके पास है मान लीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है आपके पास मान लीजिए माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर सी है आपके पास मान लीजिए
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तीनों वेक्टर अलग अलग हैं, हमें प्रूव करना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b देन डॉट वेक्टर c। पहले तो तुम एक काम करो, b डॉट c निकालो b डॉट c। जब b का c के साथ डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, i का i के साथ डॉट 1 हो जाता है, j का j के साथ डॉट 1 होगा, k का k के साथ डॉट 1 होगा, i का j के साथ डॉट 0, j का k के साथ डॉट 0, k का i के साथ डॉट 0, k का j के साथ डॉट 0, k का k के साथ डॉट 1 हो जाएगा। निकाल लो फटाफट से। तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट जे डॉट बी डॉट सी। क्या हो जाएगा, बी डॉट सी जब आई का आई के साथ करोगे तो आ जाएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, जे का जे के साथ करोगे 1 और 2 आ गया बीच में तो 2 लगा दो, के का के के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा क्योंकि माइनस है तो -1 लगा दो। अब यार एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट कहां से हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो -1 कितना हो गया, -1 -2 और -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो अब हम करते हैं ये वाला, a डॉट बी करो, a डॉट बी करो। जब a डॉट बी करोगे तो देखो i का i के साथ कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1। फिर j का करो j के साथ, j का j के साथ करो कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। फिर आप करो k का k के साथ, भाई देखो ना k का k के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -1 और इसके साथ करो डॉट सी, और ये कितना आ गया -1 -3 और ये हो गया वेक्टर सी। क्या आपस में बराबर है, कभी बराबर नहीं। पहली बात इनका डॉट ही नहीं होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो कभी बराबर नहीं है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट इसलिए एसोसिएटिव नहीं होता है। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ढेर सारी कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि एसोसिएटिव नहीं होता है, ऑल्दो मैं इसके न्यूमेरिकल्स काफी ढेर सारी कराऊंगा। मान लीजिए मैं आपको बता ही देता हूं, क्लियर हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कंपोनेंट के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, उस वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इसको भी हमने कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम दोनों का डॉट निकालना चाहते हैं, निकालिए डॉट दोनों का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप पहले वेक्टर ए लिखिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर इसका आप डॉट ले लीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट कैसे लेंगे, बहुत आसान है। देखो पहले तो इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसको इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाला जब जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, आई का जब के साथ डॉट करोगे 0 हो जाएगा, आई का आई के साथ डॉट करेंगे 1 हो जाएगा, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, बाकी आई का जे के साथ डॉट 0, आई का के साथ डॉट 0 हो जाएगा। अब देखो जे का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जब डॉट लोगे, क्योंकि बीच में डॉट है ना, तो जे का जब आई के साथ डॉट करोगे 0 आ जाएगा, जे का जे के साथ डॉट करोगे 1 आ जाएगा, तो ए वाई बी वाई, यहां पे क्या लिखोगे ए वाई बी वाई। फिर जब जे का के साथ डॉट करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस इसका अंदर सबके साथ डॉट करोगे तो के का आई के साथ डॉट करोगे 0 आ जाएगा, के कैप का जे कैप से 0 करोगे, मतलब के कैप का जे कैप के साथ डॉट करोगे 0 आ जाएगा, के कैप का के कैप के साथ डॉट करेंगे तो 1 आ जाता है। तो ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड। बताइए, देखिए ए डॉट बी आपको ये निकल गया, वो ये है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर के टर्म्स में भी हमको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतना मुझे लगता है कि डॉट प्रोडक्ट में इनफ है। अब जो भी इंपॉर्टेंट बाकी के रिजल्ट है वो हम स्केलर प्रोडक्ट बताने के बाद फिर डॉट और स्केलर के बेसिस पे, मतलब दोनों को कंबाइंड करके हम इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो आपका हो गया, आई थिंक इतना इनफ है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो मैं एक हल्का सा रिकॉल करा देता हूं, दो वेक्टर का डॉट 0 होगा तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दो वेक्टर का डॉट
अगर मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम कितना होता है ए बी, तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है सेम डायरेक्शन में। क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो डॉट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। दो वेक्टर का डॉट मिनिमम, दो वेक्टर का डॉट मिनिमम कितना? माइनस ए बी। कब मिलेगा? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल हो। इन्हें क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम मिलेगा। जब दो वेक्टर एक पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। ये केस जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड यहां पे हमारा पार्ट खत्म होता है, थ्योरी पार्ट खत्म होता है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी मैंने कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी आपको मैंने लिखवा दिया है। अब इससे रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, अपना सुझाव जरूर दिया करिए कि मुझे इसमें और क्या बेहतर करने की जरूरत है, क्या जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके काम का है कि नहीं, वो बेनिफिशियल है कि नहीं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर आप सीख पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन बच्चे आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, लाइक शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, सारी जितनी बनाता हूँ। आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका भरोसा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए, जो आपका भी चैनल है। चलिए, तो फिर यहाँ पे हम आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस डॉट प्रोडक्ट पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।